हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। कल का अपना टॉपिक था अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या था कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और इसके बाद हम लोगों ने देखे आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो थे कि सबसे पहली कंडीशन वो क्या करें, राउल के नियम का पालन करें, इसके साथ आयतन में परिवर्तन उनके शून्य हो, एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य हो, और इसके साथ साथ क्या था कि ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो क्या हो, केवल विलय के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल या केवल विलायक के अणुओं के बीच में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है उनके क्या हो, बराबर हो। इन चारों कंडीशन का जो विलयन पालन करेंगे वो आदर्श विलयन। फिर इसके बाद अनादर्श विलयन, तो वो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ आयतन में परिवर्तन उनके शून्य नहीं होता है और एंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य नहीं होता है। फिर उनके अंदर ए बी अंतरा आणविक आकर्षण बल भी बराबर नहीं होते हैं, किसके, ए या बी अंतरा आणविक आकर्षण बल के। और अनादर्श विलयन फिर दो प्रकार के थे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। और आज का अपना टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं कि ऐसे द्विघटकीय मिश्रण, द्विघटकीय क्या कि द्विअंगी विलयन, यानी केवल विलय और विलायक दो ही तत्वों से मिलकर बने हैं। तो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान रहे और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसे कहेंगे ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान रहता है तथा एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहेंगे, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका क्या हो, द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान हो और एक निश्चित ताप पर उबलते हो, वो क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण ये कौन से होते हैं कि ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांकों से क्या हो, अधिक हो। ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांकों से अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, राउल के नियम से
विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल देखना चाहें हम लोग तो देख सकते हैं कौन सा, जैसे मान लो 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल का मिश्रण। %68 नाइट्रिक अम्ल और 32% जल का मिश्रण अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। जल है, जल का क्वथनांक अपने को पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और नाइट्रिक अम्ल का क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस विलयन का क्वथनांक होता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो दोनों के ही क्वथनांकों से क्या है, अधिक है। भाई नाइट्रिक अम्ल के क्वथनांक से भी ज्यादा है और जल के क्वथनांक से भी क्या है, ज्यादा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये राउल के नियम से क्या करते हैं, अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी जो अपन ने देखे थे ना अनादर्श विलयन कौन सा, एक तो था धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो सब के सब अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। वो क्या होते हैं, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। दूसरा इसका प्रकार होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये कौन से होते हैं कि ऐसे स्थिर क्वाथी मिश्रण जिनका क्वथनांक अपने घटकों के क्वथनांकों से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। और ये राउल के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं ये, राउल के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करेंगे, राउल के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी कौन से, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 95% एथेनॉल और 5% जल का मिश्रण। अब एथेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक अपने को पता है कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों का ये जो विलयन बना इसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो जल के क्वथनांक से भी कम है और एथेनॉल के क्वथनांक से भी क्या है, कम है। तो ये कौन सा हो गया, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
अगला टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि विलयनों के ऐसे भौतिक गुण जिनके मान विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा या विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। किसे कहेंगे? विलयनों के ऐसे भौतिक गुण जिनके मान विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से हो गए कि विलयनों के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित, या ऐसे बोल रहे हैं कि विलयनों के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं और विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से पहले हम लोगों को वाष्प दाब का पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। देखो, एक कोई बीकर है, मान लो इसके अंदर जल है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, और इसको क्या किया? ऊपर से कर दिया कवर। अब जब इसको गर्म करेंगे, जल को गर्म करेंगे, तो जल की क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। अब यदि खुला होता तो लगातार जल की वाष्प बनती रहती, लेकिन ऊपर से क्या है? बंद है। तो देखें, जल की वाष्प एक निश्चित समय तक बनेगी, उसके बाद क्या होगा कि जितना द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, जिस उसके विपरीत साथ में क्या हो जाएगी? संघनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यानी वाष्प है ऊपर ठंडी हुई और वापस किसमें? द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। यानी यहां क्या हुआ कि द्रव और वाष्प अवस्थाएं क्या हो जाती हैं? साम्य में हो जाती हैं।
यानी द्रव के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की और वाष्प की वापिस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की दर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय वाष्प जो द्रव की सतह पर दाब लगाएगी वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब। यानी इसको परिभाषित करें तो कैसे करेंगे कि किसी निश्चित ताप पर जब किसी पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य में हो तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब किसे कहेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की द्रव व वाष्प अवस्थाएं साम्य में हो तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब। क्या हो गई वाष्प दाब की डेफिनेशन, कि किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्य में हो तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। और हमको पढ़ना क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन क्या है, देखो कि किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया। क्या घोल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया। तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही इसको गर्म कर रहे हैं, ऊपर से कर दिया कवर। तो देखो जल की तुलना में विलयन में देखेंगे तो विलयन में क्या है, विलय जो है वो क्या है, अवाष्पशील है। विलय क्या है, अवाष्पशील। अवाष्पशील है तो विलय पदार्थ की वाष्प बनेगी नहीं। अब जब ये विलयन जो है इसकी सतह पर देखें, इसकी सतह के ऊपर क्या होंगे, विलय के भी कण हैं और विलायक के भी कण हैं, दोनों हैं। विलय की वाष्प जब इसको गर्म करेंगे तो विलय की वाष्प बनेगी नहीं, वाष्प केवल किसकी बनेगी, विलायक की वाष्प बनेगी। और वही जब साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो वापिस है विलायक की वाष्प द्रव अवस्था में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। यहां तो केवल सतह पर क्या थे, विलायक के अणु थे, तो वाष्प है वो अधिक मात्रा में बन रही थी। और यहाँ पर विलायक के साथ साथ क्या आ गया, विलय भी आ गया जो अवाष्पशील है। तो सतह के ऊपर द्रव की सतह पर वाष्पशील पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी। तो शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन है उसका वाष्प दाब, वाष्प कम बढ़ने के कारण वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। और शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में ये जो कमी होती है उसको बोला जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नहीं, क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे। केवल क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। आगे देखते हैं, ये तो हो ही गया क्लियर, साफ कर सकते हैं। तो
तो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आई उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब का अवनमन। और इसमें देखें कि विलय तो अवाष्पशील है और विलायक क्या है, वाष्पशील है। तो इसके लिए राउल्ट का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यही पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था, आज इस क्लास की शुरुआत में फिर बताया था मैंने आपको। तो विलयन का कुल वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके, विलायक की मोल भिन्न के। P बराबर P नोट A एक्स ए। समीकरण नंबर 1 हो गई। हम लोग जानते हैं कि विलयन की कुल मोल भिन्न जो है वो होती है 1। एक्स ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए का ये मान यहां रख देंगे, मान रखेंगे तो समीकरण होगी P बराबर P नोट A 1 माइनस एक्स बी। या इसको लिख सकते हैं P बराबर P नोट A माइनस P नोट A एक्स बी। अब ये विलयन का कुल वाष्प दाब है, तो यहां मैं यदि S लिख दूं तो कोई अंदर नहीं पड़ना, क्या है, S का यहां क्या आता है, सॉल्यूशन। तो ये हो गया विलयन का वाष्प दाब। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि P नोट A माइनस पी एस बराबर P नोट A एक्स पी लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं क्या किया, इसको इधर ले आया, प्लस का हो गया, विलयन के कुल वाष्प दाब को इधर ले गया, माइनस का हो गया। अब यहां डेल P बराबर क्या है, देखो वाष्प दाब का अवनमन। डेल P बराबर क्या होगा, P नोट A माइनस पी एस। P नोट A तो क्या है, ये तो है विलायक का वाष्प दाब और ये है विलयन का वाष्प दाब PS। और विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जो कमी होती है उसी को तो वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। इस समीकरण को थोड़ा और व्यवस्थित कर लें। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P नोट A माइनस पी एस अपॉन P नोट A बराबर एक्स पी। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण में ये जो बाईं ओर का पद है ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के
का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और किसके बराबर होता है, ये विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी समीकरण 2 के बाईं ओर का पद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, जो वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है तथा यह विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। देखो भी हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें सबसे पहले हमने वाष्प दाब की डेफिनेशन दी, फिर किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। और फिर अवाष्पशील विलय युक्त राउल्ट का नियम यहाँ पे हम लोग काम में ले सकते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या था कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। PS यहाँ विलयन का वाष्प दाब है, XA विलायक की मोल भिन्न है, तो PS समानुपाती XA हो गया। PS बराबर P नोट A XA, समीकरण नंबर 1 आई। हम लोग जानते हैं कि विलयन की जो कुल मोल भिन्न है वो 1 होती है, तो XA प्लस XB बराबर 1। XA बराबर क्या हो गया, 1 माइनस XB। ये XA का ये जो मान है वो समीकरण 1 में रख दिया, तो PS बराबर क्या हुआ, P नोट A 1 माइनस XB। अब आगे इसको लिख सकते हैं PS बराबर P नोट A माइनस P नोट A XB। P नोट A XB को मैं इस साइड ले गया और PS को इधर ले आया, तो क्या बचा, P नोट A माइनस PS बराबर P नोट A XB। और ये जो वैल्यू है, अब आप एक वाष्प दाब का अवनमन किसे बोल रहे थे कि विलयन की तुलना में, विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी को। तो ये तो विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है, तो ये अंतर निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन। इसी समीकरण को हम लोगों ने थोड़ा सा और एडजस्ट किया, तो P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर X भी लिख सकते हैं। अभी ये समीकरण 2 का ये जो पद है ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर है कि वाष्प दाब के अवनमन और विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात होता है और विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब इसी से हम लोगों को ज्ञात करना है कि अवाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करें। आपेक्षिक अवनमन में ये एक सब हेडिंग और लेते हैं। अवाष्पशील विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 अभी हमारे सामने थी, क्या थी, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर XB। XB क्या है, विलय की मोल भिन्न, और मोल भिन्न बराबर क्या होता है कि जिस अवयव की मोल भिन्न निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, यानी XB बराबर क्या होगा,
NB अपॉन Na प्लस NB। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भाई? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या NB बराबर विलेय का द्रव्यमान WB अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB। इसी तरह विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। Na बराबर विलेय का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान WA अपॉन विलायक का मोलर द्रव्यमान MA। और देखो, जो बहुत ज्यादा तनु विलयन होते हैं उनमें क्या होता है, विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होता है, नगण्य होता है। अत्यधिक तनु विलयनों में विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ बहुत ही कम होता है। इसलिए विलायक की तुलना में विलेय पदार्थ नगण्य होता है। अर्थात Na प्लस NB लगभग बराबर क्या आ गया? Na आ गया। ये मान हम लोग यहां रखते हैं। P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर XB का मान रखा। Na प्लस NB बराबर हम लोग Na ले रहे हैं क्योंकि विलेय वो नगण्य है, तो डायरेक्ट मान रख दें NB अपॉन Na। और NB और Na के मान हमारे पास ये रहे, रख देंगे P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। या लिख सकते हैं P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A बराबर WB अपॉन WA। इस समीकरण से हम लोग अवाष्पशील विलेय का, इस समीकरण से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ P नोट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलयन का वाष्प दाब है, WB विलेय का द्रव्यमान है, MB विलेय का मोलर द्रव्यमान है, WA विलायक का द्रव्यमान है और Ma विलायक का मोलर द्रव्यमान है। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आगे हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।